हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे रिसोर्स के बारे में जिस रिसोर्स का यूज करके बहुत सारे लोग कामयाब हो गए। बल्कि मैं ये कहूंगा कि कामयाबी के लिए इस रिसोर्स का यूज करना इतना जरूरी है कि किसी और रिसोर्स इसके सामने उतना मायने नहीं रखते हैं। मैं बात करने वाला हूं टाइम के बारे में। दुनिया का ये एक ऐसा रिसोर्स है जो हर शख्स को, हर फर्द को, हर व्यक्ति को बराबर दिया गया है। हर आदमी के पास में वही 24 घंटे हैं, चाहे वो दुनिया का मालदार से मालदार आदमी हो, गरीब से गरीब आदमी हो, या दुनिया के किसी भी खित्ते पे रहने वाला हो, किसी जगह का रहने वाला हो, सबके पास वही 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे का यूटिलाइज अगर हमने सही तरीके से कर लिया तो समझिए कि हम कामयाबी की सही रास्ते पे हैं, सही डगर पे हैं। लेकिन अगर हमने इस टाइम का सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि हमें जो इक्वल रिसोर्स दिया गया है हम उसका सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हैं। एलन मस्क की मिसाल ले लीजिए, उनके पास भी वही 24 घंटे हैं, लेकिन इसी 24 घंटे में वो कई कंपनियां चलाते हैं और दुनिया के सामने एक कामयाबी की ऐसी तारीख लिख रहे हैं। पूरी दुनिया उन्हें एक किसी और नज़र से देख रही है। क्या उनके पास में 24 घंटे के अलावा 48 घंटे हैं? क्या उनके पास में ये टाइम का सही मैनेजमेंट नहीं होता तो अपनी कंपनी को, अपने कंपनीज को क्या अच्छी तरीके से चला पाते? हरगिज़ नहीं। अपने टाइम का किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं इसका जानना बहुत ज़रूरी है। और यही टूल्स एंड टिप्स एंड टेक्निक्स हम आज डिस्कस करना चाहते हैं ताकि हम अपने टाइम का उसी तरीके से यूटिलाइज करें जैसे दुनिया के कामयाब से कामयाब तरीन लोग इस्तेमाल करते हैं। हम 4 चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें मेरी कई सालों की स्टडी का नतीजा है। बहुत सारे टेक्निक्स ने मेरे प्रोडक्टिविटी में इस तरीके से रोल अदा किया है कि मैं चाह कर भी मैं किसी दिन उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि जिस दिन भी मैं उन्हें इग्नोर करता हूँ मेरा दिन इस तरीके से लगता है मैं बहुत कुछ अहम खो दिया हूँ। आप भी ज़रूर ऐसा महसूस करते होंगे कि किसी न किसी दिन आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका दिन यूं ही गुजर गया और कुछ आप कर नहीं पाए। कई दिन ऐसे लगते हैं कि टाइम मेरे लिए एक तरीके से बोझ बन चुका है, टाइम ही नहीं गुजर पा रहा है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि टाइम यूं सेकंडों में गुजर गया और आपको घंटों का पता नहीं चल गया। टाइम वो चीज़ है कि कभी किसी खूबसूरत लम्हे को याद करते हुए आपको लगता है कि काश वही लम्हा मैं पूरी ज़िंदगी जीता रहता, और किसी लम्हे को याद करके आपको ऐसा लगता है कि काश वो लम्हा मैं अपनी ज़िंदगी के हिस्से से मिटा सकता था। लेकिन ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नहीं किसी लम्हे को आप हमेशा के लिए जी सकते हैं और नहीं किसी गुजरे हुए और बीते हुए लम्हे को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक काम तो आप ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आप अपने हर आने वाले लम्हे को सही तरीके से यूटिलाइज करें, सही तरीके से यूज़ करें, तो आपका आने वाला फ्यूचर, आपका आने वाला मुस्तकबिल कुछ ऐसा ज़रूर हो जाएगा कि दुनिया के लोग याद रखेंगे। आप दूसरे की ज़िंदगी में कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं, आप दूसरे की ज़िंदगी में कितना वैल्यू ऐड करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को, अपने टाइम को कितना बेहतरीन बनाते हैं, ये सिर्फ आपके आज को नहीं, आपके कल को नहीं, बल्कि आपके इस दुनिया से जाने के बाद भी आपको इस तरीके से यादगार बना के रखेगा कि लोग आपको और आपकी मिसाल को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल की तरह यूज़ करेंगे। आइए हम बात करते हैं डिटेल में उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में कि टाइम का नेचर क्या है, टाइम क्यों लोग वेस्ट करते हैं, क्या टूल्स और टेक्निक्स हैं जिन्हें हम यूज़ करके टाइम का बेटर से बेटर इस्तेमाल कर सकते हैं और हम अपने आज को, अपने आने वाले कल को ज़्यादा रोशन और ज़्यादा ब्राइट बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़, टाइम का नेचर क्या है? टाइम का नेचर ये है कि टाइम
को हम मैनेज करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन टाइम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम मैनेज कर पाएँ, क्योंकि न ही हम टाइम को रोक सकते हैं, न ही हम टाइम को चेंज कर सकते हैं, न ही हम टाइम को इस तरीके से बचा के सेव कर सकते हैं ताकि हम उसका यूटिलाइजेशन किसी अपने तरीके से और मौके मौके के हिसाब से करें। नहीं, हमें गिनती की सांसें मिली होती हैं और गिनती के सेकंड इस 24 घंटे में होते हैं। अगर हमने हर सेकंड को, हर मिनट को सही तरीके से यूज़ किया तो हमारा घंटा, हमारा दिन, हमारा हफ्ता, हमारा महीना, हमारा साल सब बेटर से बेटर होता जाएगा। लेकिन अगर हम सेकंडों को, मिनटों को, घंटों को यूं ही बर्बाद करते रहे तो फिर ना हमारा दिन अच्छा होगा, ना हमारे हफ्ते अच्छे होंगे, ना हमारे महीने अच्छे होंगे, ना हमारे साल अच्छे होंगे। आज हम जिस मकाम पे भी खड़े हैं, आप अपने करियर या पर्सनल लाइफ के जिस मोड़ पे भी खड़े हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका नतीजा है कि आपने अपने बीते हुए टाइम को किस तरीके से गुजारा है। टाइम को मैनेज करने से बेहतर है कि हम अपने आप को मैनेज करें। अगर हमने अपने आप को मैनेज करना सीख लिया तो हमारा टाइम खुद ब खुद मैनेज हो जाएगा। दूसरी अहम बात यह है टाइम के नेचर के बारे में कि ये 24 घंटे जो हमारे पास है, हमारे लिए एक ख़जाना है। लेकिन अगर हम इसको ख़जाना समझें तब हमारे लिए ख़जाना है। लेकिन अगर हम इस अपने 24 घंटे को ख़जाना की तरह नहीं समझते हैं और हम सोचते हैं कि बस ये एक दिन है, गुज़र जाएगा, क्यों नहीं आज का दिन गुज़र रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सोचते हैं कि अभी तक मैं इसी क्लास में हूँ, दूसरी क्लास में मैं कब जाऊँगा। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो सोचते हैं कि ये महीना क्यों नहीं गुज़र जाता ताकि मेरे सैलरी और तनख्वाह का वक्त आ जाए। और अगर आप किसी ख़ास दिन के लिए इंतज़ार करते हैं और सोचते हैं कि वो दिन क्यों लंबा होता जा रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तो यकीन मानिए आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। एक्साइटमेंट आपका है, बेसब्री का मुज़ाहरा तो कर रहे हैं, लेकिन आप आज के लम्हे को देखिए और उसका इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए कि अगर आप एम्प्लॉई हैं तो बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट अपनी कंपनी के लिए दें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बेहतरीन से बेहतरीन अपने टाइम को इस तरीके से गुजारें कि आपका फोकस आपकी स्टडी पे होना चाहिए। अगर आप एक बाप हैं, एक शौहर हैं, एक बीवी हैं, एक दोस्त हैं, तो इस तरीके से अपने रिलेशनशिप को निभाइए कि आप इस लम्हे पे फ़ख्र कर सकें आगे कि हमने उस लम्हे को अच्छे तरीके से गुजारा। तीसरी अहम चीज़ टाइम के बारे में यह है कि हमारा अटेंशन आज के दौर में हर कोई ग्रैब करने के फ़िक्र में लगा हुआ है। किस तरीके से हमारा अटेंशन वो ग्रैब करके अपनी चीज़ों को हमारे बारे में, हमारे ऊपर अपनी चीज़ों को थोप सके। हर कोई आजकल मार्केटिंग एजेंसी को देख लीजिए, किस तरीके से वो हमारा अटेंशन अपनी तरफ खींचकर अपनी चीज़ें हमें बेचना चाहते हैं। कंपनियां किस तरीके से हमारी तवज्जो को एक एक सेकेंड के लिए अपनी तरफ खींच रही है ताकि हम अपने मेन चीज़ को भूलकर उनके फंदे में आ जाएं। मैं फंदा का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त उनका मकसद फ़रेब होता है। मेरा मकसद ये है कि वो हमारे अटेंशन को अपनी तरफ मुतवज्जह करके ही अपनी चीज़ों को हमसे बेचना चाहते हैं। वो चीज़ें हो सकता है हमारे काम की हो सकता है कि सिर्फ उनके एडवर्टीज़मेंट की वजह से हम उन चीज़ों की तरफ मुतवज्जह हो गए। तो हर कोई इस दुनिया में हमारा अटेंशन, हमारा फोकस और हमारे ये कीमती लम्हे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि हम उनके मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकें। लेकिन अगर आपने अपने टाइम का सही तरीके से इस्तेमाल किया तो इस तरीके के लोग जो आपका अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं उस तरीके से आपका अटेंशन नहीं ग्रैब कर पाएंगे। आपका अपने टाइम के ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रोल होगा। आपका अपने टाइम के ऊपर कुछ इस तरीके से पकड़ मजबूत होगी, इस तरीके से आपकी गिरफ्त होगी कि आप सोचेंगे कि नहीं, हम अपने टाइम का इस्तेमाल उसी तरीके से करें जिस तरीके से हमें करना चाहिए। और हमारा टाइम इस तरीके से नहीं है कि कोई भी चाहे और उसे हमसे छीन ले जाए। हमें अपने टाइम की हिफाजत खुद से करनी है, नहीं तो हमारे टाइम इस तरीके से गुजर जाएंगे जिस तरीके से हम नहीं गुजारना चाहते हैं। चौथी चीज़ ये है कि
ये टाइम और ये एसेट कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम बचा के रख सकें। हमें इसी मोमेंट में इनका इस्तेमाल करना होता है। यही लम्हे और मिनट हमें मिले होते हैं, और अगर हमने उन लम्हों को उस टाइम में यूटिलाइज नहीं किया तो वो लम्हे हमसे छीन जाते हैं, हमारे ज़िंदगी से वो ख़त्म हो जाते हैं, और ना ही हम उन्हें दूसरे टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना ही हम किसी और से कभी कोई लम्हा मांग सकते। हाँ, किसी और से हम कोई लम्हा नहीं मांग सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि अगर हम अच्छे तरीके से अपने कामों को मैनेज करें, अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज करें, तो हम इस 24 घंटे को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं और दूसरे के टाइम का भी यूटिलाइजेशन अपने पर्पस के लिए कर सकते हैं। हम डिटेल से बात करने वाले हैं उन कॉन्सेप्ट के बारे में भी कि किस तरीके से टाइम को मैनेज करने के बारे में हम दूसरी चीज़ों को मैनेज करें कि हमारा टाइम मैनेज हो सकता है। इसमें 3 चीज़ें काफ़ी अहम हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमें प्रायोरिटी को मैनेज करना है। हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, हमारी जो तरजीहात हैं, जिन चीज़ों को हम ज़िंदगी में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उन चीज़ों को अगर हम मैनेज करें तो हमारे टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से होते रहेंगे। दूसरी चीज़, एनर्जी को मैनेज करना है। आज के दौर में एनर्जी इंटेलिजेंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब इंसानों के काम करना शुरू कर दिए हैं। बहुत से जॉब्स, बहुत से काम ऐसे होते जा रहे हैं जो हज़ारों लोग मिलके कई दिनों में कर सकते हैं, उन्हें चंद घंटों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए किया जा रहा है, और बहुत से सवालों के जवाब सेकंडों में आपके सामने इस तरीके से मिल रहे हैं कि अगर आप रिसर्च करके उन्हें हासिल करना चाहें तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन एनर्जी के लिए कोई आर्टिफिशियल एनर्जी इस तरीके से आपके अंदर नहीं डाली जा सकती जो आपकी जगह पे काम करें। चंद लम्हों के लिए, चंद घंटों के लिए, आपको कुछ चंद दिनों के लिए भी आपको कुछ ऐसी एनर्जी तो दी जा सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर आप अपने एनर्जी को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आपको लगेगा कि आप इतने एनर्जेटिक और पावरफुल नहीं हैं कि अपने कामों को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ। और तीसरी चीज़ जो हम इस सीरीज़, इस आज के इस वीडियो में बात करना चाहते हैं वो ये है कि हम किस तरीके से नए टूल्स और टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने टाइम को ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। और हम बात करने वाले हैं उन टूल्स और टेक्निक्स के बारे में जिनका यूटिलाइज़ करके हम अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट बना सकते हैं। और एक और अहम चीज़ जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे और अपनी इस गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहेंगे वो ये है कि हम आखिर टाइम वेस्ट क्यों करते हैं। हम जानते हैं कि जब हमारे पास 24 घंटे ही हैं तो हम टाइम को क्यों वेस्ट करना चाहते हैं, बल्कि क्यों वेस्ट हो जाता है। कभी कभी हम इंटेंशनली करना चाहते हैं, कभी कभी अनइंटेंशनली, गैर इरादी तौर पे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम डिटेल से उन सारी चीज़ों को अगर समझ लेते हैं तो हमें लगेगा कि ये चीज़ें हैं जिनसे हमारा टाइम वेस्ट होता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, हमारा विज़न क्लियर नहीं होता है। हमें पता ही नहीं होता है कि हम ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप दुनिया के 100 लोगों से पूछेंगे तो शायद 3 लोग ऐसे होंगे जिन्हें हकीकत में पता है कि इस दुनिया में उन्हें क्या करना है, अपने टाइम को किस तरीके से वो गुजारना चाहते हैं। आपका मकसद जो भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे मतलब है सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से, इस बात से कि आपको पता होना चाहिए कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है। अगर आपको पता है कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं और अपने हर मिनट को, हर घंटे को उसी काम को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में से हैं। और अगर आपके सामने आपका विज़न क्लियर नहीं है, आप ज़िंदगी में किस लिए आए हैं और आपका मकसद क्या है, अगर ये आपके लिए क्लियर नहीं है तो यकीन मानिए कि हर कोई
आपका टाइम कभी आपसे छीन लेगा, हर कोई आपका अटेंशन आपसे छीन लेगा, हर कोई आपकी वो काबिलियत, सलाहियत और एबिलिटी आपसे छीन लेगा कि आप उनके मकसद के लिए काम करेंगे, आप अपना मकसद भूल जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपका विजन आपके सामने है, आप जानते हैं कि इस दुनिया में आप चंद दिनों के लिए आए हैं, तो फिर आप क्या करना चाहते हैं, अगर आपके सामने आपका ये विजन है वेरी क्लियर, तो यकीन मानिए आप अपने टाइम को उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। क्लैरिटी का मतलब यह है कि जब भी आप कोई काम करना शुरू करते हैं तो उसका एंड रिजल्ट आपकी नज़रों में होता है। आप चाहते हैं कि आप ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसके ज़रिए आप एक ख़ास विज़न की तरफ पहुंचना चाहते हैं, एक ख़ास गोल की तरफ आप जाना चाहते हैं, एक ख़ास मकसद को हासिल करना चाहते हैं। अगर आपके सामने ये चीज़ बहुत क्लियर है तो आप अपने टाइम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सुबह जगते तो हैं, लेकिन किस लिए जग रहे हैं? जगने के बाद में आपको क्या करना है, आपको अगर पता नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि आप हर सुबह किस लिए जग रहे हैं और आपके जगने का कोई ख़ास मकसद है, तो आप जो एक्टिविटी भी शुरू करेंगे वो उसी चीज़ को अपनी नज़र में रख के करेंगे, और आपका मकसद हर वक्त आपकी नज़रों के सामने रहेगा। आप सोने से पहले भी सोचेंगे कि आज मैंने ये काम किया और ये काम वाकई मेरे मकसद के मुताबिक था। हमें हर मिनट, हर कदम हमारे मकसद की तरफ बढ़ाना है, ताकि हम अपने मकसद के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। क्या चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्या चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आप उनको कभी नज़रअंदाज नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, और ना ही अपने आप को ऐसी चीज़ों में बिज़ी रखेंगे जिनके करने से आपको कोई हासिल नहीं होने वाला है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अगर आप चल भी रहे हैं, लेकिन अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं है, तो आप जितना तेज़ चलेंगे, जितना फास्ट चलेंगे, आप गलत डायरेक्शन में जाएंगे, गलत सिमत की तरफ जाएंगे, और आपका तेज़ चलना आपको आपके मंजिल के करीब ले जाने के बजाय आपको अपनी मंजिल से ज़्यादा दूर लेके जाएगा, क्योंकि आपका मकसद आपके सामने नहीं है, ये क्लियर नहीं है कि आपको क्या करना है, और जो एक्शन आप ले रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, वो आपको आपकी मकसद की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं। इसलिए आपका विजन का क्लियर होना, अपने मकसद का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मकसद के जानने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं हैं, उन चीज़ों को आप इस तरीके से अहमियत नहीं देते हैं कि आपका टाइम, आपका अटेंशन, आपकी एनर्जी अपनी तरफ मोड़ सके। डिस्ट्रैक्शन आते रहते हैं, लेकिन विजन क्लियर होने के बाद में हम उन चीज़ों को उतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। दूसरी चीज़ जिसकी वजह से हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है कि हम अपने जो हमारा मकसद है वो क्यों हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये नहीं समझते। दोनों में फ़र्क है। एक तो हमारा मकसद क्या है, हमारा विजन क्या है, उसको समझते हैं, और दूसरा क्यों हमारा वो मकसद है, वो क्यों विजन है हमारा, हम क्यों वो चीज़ हासिल करना चाहते हैं। ये वाई का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेम चीज़ कभी कभी आसान हो जाता है करना, सेम चीज़ मुश्किल हो जाता है करना। वो डिपेंड करता है आप क्यों कर रहे हैं। सपोज़ अगर आपको कोई कहता है कि एक 2 फीट की लकड़ी पे या पुल पे आप चलें, और नीचे आप देख रहे हैं कि आपकी दूरी 2 फीट या 3 फीट है, आपको लगता है कि आप अगर इस पुल के ऊपर से गिरेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो आप यूं ही गुजर जाते हैं। लेकिन अगर उसी पुल को अगर हाइट पे रख दिया जाए, किसी 50 फीट की बुलंदी पे रख दिया जाए, और उसकी लंबाई 20 या 30 मीटर हो, और अगर कोई आपको कहे कि मैं आपको 10 नहीं 50,000 रुपया दे रहा हूँ
कि वो 30 मीटर की दूरी जिसकी चौड़ाई सिर्फ और सिर्फ 2 फीट की है, आप एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाइए, आप नहीं जाएंगे, क्योंकि वो 50,000 रुपये या 1 लाख रुपए आपके लिए उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं जितनी इम्पोर्टेंट आपकी ज़िंदगी है। आप जानते हैं कि अगर 50 फीट की बुलंदी से अगर आप नीचे गिरेंगे तो आप बड़े हादसे के शिकार हो सकते हैं, और उसलिए आपके लिए वो 50,000 या 1 लाख उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा जितना अपनी जान की हिफाजत आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। लेकिन उसी मकान के दूसरे सिरे पे अगर कोई आपका बच्चा आग में फंस गया हो, मुसीबत में फंस गया हो, उस बिल्डिंग में आग लगी हुई हो और आपका बच्चा वहाँ पे हो, और आपको लगता है कि अगर आप जाकर उसकी जान नहीं बचाते हैं तो उसकी जान को ख़तरा है, बगैर किसी पैसे के भी आप एक बिल्डिंग के एक सिरे से दूसरी सिरे पे और 30 मीटर की दूरी या 30 फीट की दूरी आप तय करेंगे बगैर किसी पैसे के, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके बच्चे की जान बचाना। वहाँ पे आपका वाई आपके सामने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो काम आपके लिए गर्चे मुश्किल है लेकिन आप कर लेंगे। इसी तरह अगर आपको लगता है कि आपका जो विजन है ज़िंदगी में वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्यों इम्पोर्टेंट है आपको मालूम है, फिर आप अपने टाइम को उन्हीं चीज़ों को करने में गुजारेंगे। ऐसे वक्त आएंगे जब आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप फील करेंगे कि हाँ, सारी तकलीफ़ें आपके पास है, सारी मुसीबतें आपके लिए हैं और हालात बिल्कुल आपके मुताबिक नहीं हैं, सिचुएशन आपके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन फिर भी चूँकि आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और क्यों करना है, फिर आपका मन नहीं चाहेगा, फिर भी अपने टाइम को उसी काम को करने में गुजारेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। और एक तरीके से देखा जाए तो डिसिप्लिन इसी का नाम है कि आपको जो करना है, जब करना है, चाहे आपका मन करे या ना करें, आप उसे करेंगे। और जिस शख्स के अंदर ये आदत है, यकीन मानिए उसे कामयाबी से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके सामने उसकी मंजिल वाज़ेह है, और क्यों उस मंजिल तक पहुंचना चाहता है ये भी उसके लिए ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जिसकी वजह से हम टाइम वेस्ट करते हैं वो है हमारा प्रोक्रास्टिनेशन, सुस्ती और काहली। टाइम का एक तरीके से देखा जाए तो बड़ा दुश्मन, प्रोडक्टिविटी के लिए एक बड़ी रुकावट। हम कुछ करना चाहते हैं, हमारा मन ही नहीं कर रहा है करने का, क्योंकि हमारा ज़हन किसी और चीज़ की तरफ लेके जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि हमारा ज़हन इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि सबसे पहले हमें डराए, ख़तरे से आगाह करे और उन ख़तरों को भी देखे जो हकीकत में मौजूद नहीं हैं। हमारा ज़हन हमें डराना चाहता है, हमें एक तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहता है, लेकिन क्या हर तरह की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारे लिए ज़रूरी है? अगर सिर्फ और सिर्फ आप सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कंफर्ट जोन में अगर आप रहेंगे तो आप कोई बड़ा से बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रोक्रास्टिनेशन की एक बड़ी वजह हो सकती है कि हमारा ज़हन हमें आराम की तरफ लेके जाना चाहता है। अगर मुश्किल काम आता है तो कहता है कि क्यों ये करना है, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद कर लेंगे। और फिर थोड़ी देर के बाद में जब आप वो करना चाहेंगे तो आपके सामने दूसरे नए बहाने और बिला वजह की ऐसी रुकावटें खड़ा कर देगा और आपको उस आराम की तरफ लेके जाएगा जिसमें आप वाकई थोड़ी देर के लिए उस मेहनत से बच के आराम तो करना चाहेंगे, लेकिन एक लंबी मुद्दत के लिए आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो एक तो वजह यह है कि हमारा ज़हन इस तरीके से डिज़ाइन है कि हमें आसान और आरामदेह चीज़ों की तरफ लेके जाना चाहता है, मुश्किल से हमें डराता है। दूसरी वजह यह होती है कि कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं हो, इतनी ताकत नहीं हो कि हम उस काम के उस वक्त अंजाम देने के मोड में हो। तीसरी वजह यह हो सकती है कि हम उस चीज़ की सही अहमियत को नहीं समझते हों। जैसे मैंने पहले 2 रीज़न बताए कि हम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं।
तो ये प्रोक्रास्टिनेशन एक प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें अपने टाइम को अगर मैनेज करना होगा अच्छी तरीके से, तो प्रोक्रास्टिनेशन और इसके नेचर को समझना होगा कि हम क्यों प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, और हमें सबसे पहले जानना चाहिए उस वजह को, और फिर हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। ये कभी इमोशनल भी हो जाता है कि हम कभी कभी घर से निकलना चाहते हैं किसी काम को करने के लिए, और देखते हैं कि अभी घड़ी में आधा घंटा बाकी है, जबकि हमें 20 मिनट के बाद में उस जगह तक पहुंच सकते हैं। हमारा जहन हमें रोकता रहता है। जब 10 मिनट गुजर जाता है तो कहता है कि हम थोड़ा सा जल्दी चल के 15 मिनट में भी तो कवर कर सकते हैं इस डिस्टेंस को, या ड्राइव करके थोड़ा सा फास्ट हम पहुंच सकते हैं। और इस तरीके से ये इमोशनल जो रीज़न है हमें प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ ले जाता है, और हम कामों को टाल मटोल करते हैं। इसका सही सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डिसिप्लिन करना है कि हमें जब जो जी चाहे, हमें जब जो काम करना है वो करना है, हमारा मन करे या नहीं करे, हम अच्छा फील करें या नहीं करें, क्योंकि ये फीलिंग होती है मोमेंट्री होती है, चंद सेकंड की होती है। अगर आपने उस वक्त अपने आप को कंट्रोल कर लिया और अपने आप को उस काम की तरफ लगा दिया जो आप करना चाहते हैं, तो ये फीलिंग चंद सेकंड के बाद में, चंद मिनट के बाद में ख़त्म हो जाएगी। कभी कभी ये भी वजह हो सकती है कि पुरानी यादें आपको सता रही हैं और आपका मन वाकई उदास हो। अगर ये वजह है प्रोक्रास्टिनेशन की, तो सबसे पहले आप एक्सेप्ट कीजिए उस फीलिंग को जो आप फील कर रहे हैं, और फिर आपको अपने सोच के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। उन यादों को थोड़ी देर के लिए सर्द बस्ते में डालना पड़ेगा और अपने आप को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा कि क्यों ये फीलिंग आ रही है, उसे आप याद मत कीजिए। अपने आप को थोड़ी देर के लिए किसी और चीज़ में मशगूल कर लीजिए। अपने मकसद को फिर अपने सामने लेके आइए कि क्या हमारा मकसद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फीलिंग, और फिर एक कोई ट्रिगर आप यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी मेरे एक क्लाइंट थे जिनको पुरानी यादें बहुत सताती थीं, और वो चीज़ें इतना उनके जहन के ऊपर सवार थी कि कोई भी काम अच्छी तरीके से जब करना चाहते थे, पुरानी यादों से बाहर आना चाहते थे, तो उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती थी। बहुत सारे टेक्निक्स हम लोगों ने यूज़ किया, उसमें से 2-3 टेक्निक काफ़ी कारगर हैं। मैं चाहता हूं कि अभी आपके सामने शेयर करूं। हो सकता है कि आप कभी इस तरीके के चीज़ों से, अगर फ्यूचर में आपका साबका हो तो आप उनको यूज़ करें, या अगर अभी भी उस तरह की चीज़ों का अगर आप सामना कर रहे हों तो आप उनसे निकल सकते हैं। हमने एक चीज़ें सबसे पहले उन्हें एक रबर बैंड दिया और कहा कि जब भी आप हमेशा अपने हाथ में बांधे रहिए, और जब भी उसकी याद आए ऐसे ज़ोर से उसको खींचिए और छोड़ दीजिए। ये रबर बैंड जितना ज़ोर से खींचते थे उन्हें हिट करता था, और उन चीज़ों को भूलना शुरू कर दिए। जब ये चीज़ें ज़्यादा आसान हो गई तो फिर चुटकियाँ बजाना शुरू कर दिए कि जब वो चीज़ें याद आती थी, फिनिश, हमें नहीं उन चीज़ों के बारे में सोचना है। और फिर धीरे धीरे वो चीज़ें उनको काफ़ी आसान हो गई उन चीज़ों से, उन यादों से पीछे छुड़ाना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरीके से कोई इमोशनल चीज़ें आपको प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ ले जा रही हैं, तो आप आसानी के साथ में पहले उनके नेचर को समझिए, क्यों वो चीज़ें परेशान कर रही हैं, अपनी फीलिंग को समझिए, और कोई ट्रिगर भी आप यूज़ कर सकते हैं उन यादों से पीछा छुड़ाने के लिए। और अपने वाई को, अपने मकसद को अपने सामने देखिए, और फिर आप टाइम वेस्ट करना बंद करके आप अपने उस काम की तरफ लग जाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है टाइम वेस्ट करने की कि हम ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं जो टाइम की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं, उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं टाइम को। उनके लिए टाइम यूं ही कुदरत की दी हुई एक बेकार सी चीज़ नज़र आती है। कहते हैं कि हमारा तो मकसद ये है कि हम इस टाइम को एंजॉय करें, लेकिन आज को जिस तरीके से गुजार रहे हैं उसका असर उनके फ्यूचर के ऊपर, उनके मुस्तकबिल के ऊपर कैसे होने वाला है, वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं। अगर वो समझने लगें कि आज जो टाइम बर्बाद कर रहे हैं उसका असर उनके कल के ऊपर होगा, उनके आने वाले दिनों के ऊपर होगा,
फिर वो लोग इस चीज़ से बच सकते हैं। तो अगर आपका सर्कल ऐसा है, आप ऐसे दोस्तों और लोगों के साथ में रहते हैं जो टाइम की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा मुहतात रहने की ज़रूरत है, विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। आपको सोचना है कि ये लोग टाइम की अहमियत को नहीं समझते हैं और मैं भी इन लोगों के साथ रहते रहते टाइम की अहमियत को नहीं समझता हूँ, तो फिर हमारे लिए ये खतरे की घंटी है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दीजिए और अपने आप को ऐसे लोगों के साथ में रखना शुरू कर दीजिए। अपने लोग ऐसे लोगों के साथ में एसोसिएट कर लीजिए जो टाइम की अहमियत को अच्छी तरीके से समझते हैं, जिनके लिए टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो एक बार ख़त्म होने के बाद में दोबारा नहीं मिलने वाला है। अगर आपने ऐसे लोगों के साथ में अपने आप को एसोसिएट करना शुरू कर दिया तो उनको देखकर आपको लगेगा कि नहीं, हम जो कर रहे थे वो गलत है। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारी संगत, हमारी सोसाइटी, हमारे फ्रेंड का सर्कल उसी तरीके से हमें बना देता है जैसे वो हैं, क्योंकि या तो हम दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं या उनसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अगर हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो हो सकता है कि उनको उन चीज़ों की तरफ लेके आएं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो ऐसा होता है कि जैसे वो हैं हम बन जाते हैं। क्योंकि अगर दोस्तों के साथ में रहकर उनका असर हमारे ऊपर नहीं है और हमारा असर उनके ऊपर नहीं है, तो उसका मतलब यह है कि हम उस तरीके से उनसे जुड़े हुए नहीं हैं। और अगर आप जुड़े हुए नहीं हैं ऐसे लोगों से जो टाइम को वेस्ट करते हैं, तो ये तो बहुत आसान है आपके लिए। लेकिन वाकई आप उनसे मुतासिर हैं तो आप उनसे दूरी बनाकर ऐसे लोगों के साथ में जुड़ जाइए जो टाइम की अहमियत को समझते हैं। टाइम वेस्ट करने की एक और वजह ये हो सकती है कि हम वाकई फिज़िकली इतने फिट नहीं हैं। जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं या तो हमारी एनर्जी लो हो जाती है, हम लो फील करने लगते हैं, या फिर हमें कोई दर्द होना शुरू हो जाता है। और कभी कभी ये चीज़ें फिज़िकली होने के साथ साथ इमोशनली भी हो सकती हैं। ये चीज़ें साइकोलॉजिकली भी हो सकती हैं कि आपका ज़हन सिर्फ वहाँ जाना नहीं चाह रहा हो, लेकिन ज़्यादातर वजह इस टाइम पे फिज़िकली हो सकती है। क्योंकि हम अपने एनर्जी को एक ख़ास लेवल तक तो मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में हमारे जिस्म की एक कैपेसिटी जो होती है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, हमारा एनर्जी लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जो आपके मुश्किल काम हो, जो आपके सबसे ज़्यादा हार्ड काम हो, आप उनसे शुरुआत कीजिए। आप कहेंगे कि हार्ड काम अगर हम शुरू करेंगे लेकिन नहीं कर पाएँ तो हमारा पूरा दिन बेकार हो जाएगा। नहीं, यही तो टेक्निक है। आपको किसी भी हाल में अपने उस बड़े काम को सबसे पहले फर्स्ट आवर में कंप्लीट कर लेना है, फिर छोटे छोटे काम तो यूं ही हो जाएंगे। तो इस तरीके से करने से आपको एनर्जी लो होने की जो शिकायत है वो नहीं होगी। आप जिस टाइम में ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, आप अपने मुश्किल तरीन काम को कर सकते हैं। और ये हर आदमी की अलग अलग आदत हो सकती है कि वो कब ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं, उनका पीक आवर क्या है। आपको देखना पड़ेगा कि क्या मॉर्निंग की आवर्स में आप ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों पे फोकस कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को कर पाते हैं, या दोपहर का टाइम आपके लिए ठीक होता है, या रात के लास्ट आखिरी टाइम सोने से पहले आप ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। ये आपके ऊपर है। लेकिन ये कहा गया है कि जो लोग अर्ली अपने आप को अच्छे तरीके से बड़े काम की तरफ लेके जाते हैं और बड़ा काम सुबह के टाइम में कर लेते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छे अंदाज में अपने दूसरे टाइम को फ्री कर पाते हैं कि वो जो चाहे करे, क्योंकि बड़े काम उनके अर्ली आवर्स में हो गए। तो आप इस बात को समझिए और कोशिश कीजिए कि जो भी आपके बड़े काम हों उन्हें फर्स्ट आवर में कर लें। फिर छोटे छोटे काम के लिए आपके पास बहुत सारा वक्त रहेगा। आप लो नहीं फील करेंगे, डिप्लीटेड नहीं फील करेंगे कि आपका एनर्जी डाउन हो गया। और पांचवी वजह यह है कि आप डेडलाइन अपने काम के लिए नहीं मुतय्यन करते हैं। अगर आपने जो काम भी अपने लिए सोचा है कि करना है,
अगर आप एक डेडलाइन उस काम के लिए मुतय्यन कर लेते हैं तो आपका ज़हन आपको फोर्स करेगा कि आपके लिए ये डेडलाइन है और अभी तक आपने ये काम नहीं किया है। और अपने आप को इस बात के लिए डिसिप्लिन कीजिए कि कुछ भी हो जाए आपको उस डेडलाइन के अंदर में वो काम कर लेना है। लेकिन जब पूरी कोशिश के बावजूद भी अपना वो काम उस टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएँ तो ये समझ लीजिए कि हो सकता है कि आपने रीज़नेबल डेडलाइन नहीं मुतय्यन किया है अपने लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज़्यादा चीज़ों को एकमोडेट तो कर लेते हैं लेकिन हम सही तरीके से टाइम ब्लॉक नहीं कर पाते हैं। कोई चीज़ 3 घंटे के अंदर में होने वाली है और हमने एक्साइटमेंट में उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटा हमने अपने उस काम के लिए ब्लॉक किया है। तो जाहिर सी बात है इस तरीके का टाइम जो अनरीज़नेबल डेडलाइन आपने फ़िक्स किया होगा वो कारीगर साबित नहीं होगा। तो आप देखिए कि वाकई ये काम किस तरीके से टाइम का तलबगार है और आपने उसके लिए कितना टाइम ब्लॉक किया है। अगर दोनों वाकई रीज़नेबल हैं तो आप बहुत आसानी के साथ में उस काम को उसी टाइम के ज़रिए उसी टाइम फ्रेम के अंदर में पूरा कर सकते हैं। एक अहम टेक्निक जो सारे लोग तकरीबन यूज़ करते हैं वो टू डू लिस्ट की टेक्निक है कि हर दिन सुबह में या रात में सोने से पहले कल के लिए हमारे क्या टास्क हैं उनको हम लिख लेते हैं और उनको देखते हैं कि पहले हमारे लिए कौन कौन से काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनको शुरू करते हैं और फिर उसके बाद में दूसरे छोटे छोटे काम शुरू कर देते हैं। तो अगर आपने रात में सोने से पहले या सुबह जगने के फ़ौरन बाद आपने अपना एक टू डू लिस्ट तैयार कर लिया और आपने अगर कामों को अंजाम देने के बाद में उन्हें टिक किया तो आपको मेंटली एक तरीके का रिवार्ड का एहसास होता है। आपको लगता है कि हमने आज कुछ अचीव किया है क्योंकि आपने अपने टू डू लिस्ट पे आपने टिक का निशान मारा और आपका ज़हन आपको बताएगा कि वाकई ये आपके लिए एक रिवार्ड है। तो अगर आप टू डू लिस्ट ये हो सकता है आप फिज़िकली करें, किसी पेपर पे करें या हो सकता है किसी ऐप के ज़रिए करें। बहुत सारे ऐप हैं। जब हम लोग बात करेंगे टूल्स के बारे में तो उसमें मैं बताऊंगा कि कुछ ऐप्स का इस्तेमाल बताऊंगा कि आप किस तरीके से आप ऐप्स के इस्तेमाल के ज़रिए अपने टाइम को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। तो टू डू लिस्ट भी एक अहम इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जिनके पास टू डू लिस्ट नहीं होता वो वाकई अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं या एटलीस्ट टू डू लिस्ट के अल्टरनेटिव कोई टेक्निक को अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उनका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट होने की एक और वजह यह है कि हम अपने मील का अपने खाने का सही तरीके से प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते हैं। आप कहेंगे कि क्या खाने के लिए भी कोई प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है? मील प्रिपरेशन और मील डिसीजन हमारे टाइम का एक अच्छा खासा हिस्सा वेस्ट कर देता है। जो लोग अपने स्केजुअल के अंदर मील को रखते हैं कि हमें फ़ला दिन ये खाना है या फ़ला टाइम में ये खाना है तो हर वक्त वो इस डिसीज़न मेकिंग के फैटिक से वो महफूज रह जाते हैं कि वो हर वक्त खाने के टाइम से पहले वो परेशान नहीं रहते हैं उन्हें क्या प्रिपेयर करना है या क्या ऑर्डर करना है। आप या प्रिपेयर करते हैं या आप चीज़ें इंग्रेडिएंट लेके आते हैं या जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो उनकी परचेजिंग करते हैं या आप बाहर से ऑर्डर करते हैं। कुछ भी आपका तरीका हो सकता है लेकिन अगर ये डिसाइडेड है पहले से वीकली एक टाइम अगर डिसाइड करते हैं कि हमें मंडे के लिए, ट्यूसडे के लिए, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे के लिए ये चीज़ें हमें करनी हैं, ये चीज़ें हमें खाना है और अगर प्रिपेयर करते हैं तो चीज़ों को लाके अपने पास रख देते हैं या अगर ऑर्डर करने का आपने प्लान बनाया है तो आप कुछ इस तरीके से हेल्दी चीज़ें ऑर्डर करते हैं। तो अगर ये प्री डिसाइडेड है, अगर ये स्केजुअल्ड है तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप वीकली प्रोग्राम इस तरीके से बनाते हैं तो आप हेल्दी ईटिंग की तरफ जाएंगे क्योंकि हर वो चीज़ जो इमोशनली ब्रेकडाउन के बाद में या इमोशनली लो फील करने के बाद में जो आदमी जंक फूड की तरफ जाता है, अगर वो पहले से प्री डिसाइडेड है, प्री स्केजुअल्ड उसका मील है तो इस तरीके की चीज़ें उसके साथ में कम हो पाती हैं क्योंकि उसको चूज़ करने का बहुत सा ऑप्शन होता है और वीकली वो एक टाइम में ऑलरेडी डिसाइड
कर चुका है तो हो सकता है कि 100 टाइम में 2 4 5 टाइम वो दूसरी चीज़ों की तरफ जाएं, लेकिन 95% 90% चीज़ें उसके अपने स्केड्यूल के हिसाब से होंगे और इस तरीके से उसका टाइम भी बचेगा और हेल्दी फूड का चूज़ भी वो बहुत अच्छी तरीके से हेल्दी फूड को चूज़ कर सकेगा और एनर्जी लेवल भी हेल्दी फूड की वजह से अपना हमेशा मेंटेन रखेगा। एक और अहम चीज़ जिसकी वजह से हम टाइम वेस्ट करते हैं वो है मल्टीटास्किंग। आप कहेंगे मल्टीटास्किंग तो अच्छी चीज़ है, हम कई चीज़ों को एक साथ करते हैं। नहीं, मल्टीटास्किंग से हमारा ज़हन एक काम से दूसरे काम की तरफ जाता है और एक काम से दूसरे काम की तरफ जाने में जो हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारा फोकस जो डिस्टर्ब होता है, हमारा जो डिस्ट्रैक्शन होता है, वो काफ़ी हमारा टाइम ज़ाय करता है। एक तो हमारा एफिशिएंसी लेवल कम हो जाता है। अगर कई चीज़ें आपके सामने हैं और हमेशा एक काम से दूसरे काम की तरफ आप अपने आप को मशगूल रखते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि आप कई चीज़ों की वजह से अपने ज़हन को मशगूल रखते हैं एक साथ और हमारा ज़हन जब कई चीज़ों में एक साथ मशगूल होता है तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो मल्टीटास्किंग हमारे टाइम को बचाने के बजाय हमारे टाइम को ज़्यादा वेस्ट करता है। सबसे अहम चीज़ यह है कि अगर एक काम से दूसरे काम की तरफ अगर आपका ज़हन जाता है तो सेम एफिशिएंसी के साथ में उस काम पे आपके ज़हन को वापस आने में कम से कम 11 मिनट लगते हैं, उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि हमारा फोकस डिस्टर्ब हो गया, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो गया। तो मल्टीटास्किंग हमारे काम को, हमारे फोकस को डिस्टर्ब करता है, हमारे कंसंट्रेशन पे इफ़ेक्ट करता है और सबसे अहम बात यह है कि हमारी जो क्रिटिकल सॉल्यूशन की जो कैपेसिटी है, हम उस तरीके से क्रिटिकली किसी भी चीज़ के सॉल्यूशन को उस वक्त नहीं सोच सकते हैं क्योंकि हमारा ज़हन दूसरे काम में उलझा रहेगा। तो हमें मल्टीटास्किंग से बचना है। एक काम को हमें अपने सामने रखना है और उस काम को कंप्लीट होने तक किसी और काम को हमें नहीं करना है। और जो चीज़ें उस काम को शुरू करने से पहले अगर 2-3 चीज़ें अपनाते हैं तो आपका फोकस वाकई उस काम के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता है। सबसे पहली चीज़, आप एक छोटी सी डायरी या डिजिटल फॉर्मेट जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ करें, लेकिन आप सबसे पहले सोचें कि इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में क्या करना है। जो 2-3-4 चीज़ें जो आपके ज़हन को मशगूल रख सकती हैं उनको आप लिख लीजिए और कोई काम वाकई 2-3-4 मिनट के अंदर हो जाने वाला हो तो आप उसे करके ख़त्म कर दीजिए। फिर अपने बड़े टास्क के ऊपर बैठिए और जिस तरीके से डिस्ट्रैक्शन को आप ब्लॉक कर सकते हैं आप ब्लॉक कर दीजिए। चाहे वो मेंटली डिस्ट्रैक्शन हो, जैसा मैंने कहा कि जो काम आपको करना है अगर वो परेशान कर रहा है तो उनको लिख दीजिए। और फिज़िकली अगर इन्वायरमेंट के अंदर कोई चीज़ें हैं, कुछ चीज़ वाकई आपका नोटिफिकेशन, आप अपने नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह पे काम करते हैं जहां आपको लिबर्टी है कि आप अपने पास आने के एक्सेस को, लोगों को रोक सकते हैं कि हाँ उस टाइम तक कोई नहीं आए, ये बहुत अच्छी बात हो सकती है। अगर आपका मोबाइल है या कोई डिवाइस है, अगर आपके काम का हिस्सा नहीं है तो आप कुछ देर के लिए अपने उस डिवाइस को आप टर्न ऑफ कर सकते हैं, साइलेंट कर सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन ब्लॉक कर सकते हैं और सिर्फ उन चीज़ों को ही ओपन रखें जिस पे आप वाकई उस वक्त काम कर रहे हो। अगर ऐसी लिबर्टी आपको हासिल है तो कुछ दिनों तक ये मुश्किल होगा, आपको परेशान करेगा, लेकिन यकीन मानिए ये एक चीज़ आपके टाइम को इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आप किस तरीके से अपने टाइम का सही तरीके से ऑप्टिमल तौर पे यूज़ कर रहे हैं और आपका फोकस इंक्रीज़ कर रहा है, आपका फोकस इंक्रीज़ हो रहा है उस टाइम पे। अपने फोकस को आप इस तरीके से उसी काम के लिए यूज़ कर रहे हैं जिस काम को आप एट द मोमेंट करना चाह रहे हैं और इस तरीके से आपका जहां फोकस इंक्रीज़ होगा, क्वालिटी ऑफ द वर्क भी इम्प्रूव हो जाएगी और आप महसूस करेंगे कि वाकई अपने टाइम का आप इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और एक अहम चीज़ जो हमारे टाइम को वेस्ट करने में सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है वो हमारा क्वालिटी स्लीप का नहीं हो। अगर आप अच्छी तरीके से सोएंगे नहीं तो आप दूसरे दिन
अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि वो क्वालिटी स्लीप का ध्यान नहीं रखते हैं। आप कहेंगे कि क्वालिटी स्लीप में तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। जी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अपने अगले दिन को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए अपने आप को आराम दे रहे हैं, अपने ज़हन को आराम दे रहे हैं, अपने बॉडी को आराम दे रहे हैं, अपने इमोशन को और इमोशनल एनर्जी को इतना रिचार्ज कर रहे हैं कि आप अगले दिन एफिशिएंटली काम कर सकें। जो चीज़ें भी रुकावट डाल रही हों आपकी क्वालिटी स्लीप में, आप उनका ध्यान रखिए। अपने रूम का टेम्परेचर 1-1.5 घंटे पहले कम से कम उस दर्जे तक लेके जाइए जो आपको एक क्वालिटी स्लीप प्रोवाइड करने में आपका साथ दे सकती है। दूसरी चीज़, आप अपने खाने को 3 घंटा पहले, कम से कम सोने से पहले आप 3 घंटा पहले खा लीजिए और सोने के 3 घंटे के अंदर में आप कुछ भी नहीं खाइए। और आप 1 घंटा पहले कम से कम अपने आप को सारे स्क्रीन से और डिजिटल चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए। चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका टीवी हो, कुछ भी हो, अपने आप को डिजिटल स्क्रीन से दूर रखिए कम से कम 1 घंटा पहले। और 5-10 मिनट पहले आप एक काम कीजिए, एक जर्नलिंग की हैबिट शुरू कर दीजिए कि जो चीज़ें आपने उस दिन किया उन्हें लिखिए। आप किन चीज़ों के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आप उन्हें लिखिए। आपको अच्छी तरीके से नींद आएगी। अपने आप को आप खुशकिस्मत समझेंगे कि आपके पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे लोग उन चीज़ों को तरस रहे हैं। आप उनका शुक्रिया अदा कीजिए कि आपके लिए अवेलेबल हैं। और अपना सेल्फ ऑडिट कीजिए कि उस दिन आपने क्या सीखा, क्या एक लर्निंग है जो आपने उस दिन सीखा और आपको यूटिलाइज़ करना चाहेंगे अपने फ्यूचर के लिए। और एक मिस्टेक भी कम से कम देखिए कि क्या एक चीज़ है जो आपने किया आपको नहीं करना चाहिए। यकीन मानिए कि आपके ये सेल्फ एडिट का तरीका, एक गलती जो आपने किया उसे बचना चाहेंगे और एक इम्प्रूवमेंट, एक लेसन जो आपने लर्न किया जो अपने अंदर आप डालना चाहेंगे और उन चीज़ों के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते रहेंगे जो आपके पास है। ये 3 चीज़ें आपकी ज़िंदगी को इस तरीके से बदल देंगी कि आप ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आपकी खुशी कई गुना बढ़ जाएगी और आप इतने बेहतर इंसान बनना शुरू हो जाएंगे कि आपको यकीन नहीं होगा कि आपने अपने माइंड को किस तरीके से चेंज कर दिया। क्योंकि एक स्किल आप लर्न कर रहे हैं, एक मिस्टेक इम्प्रूव कर रहे हैं और जो चीज़ आपके पास है, जो रिसोर्सेज आपके पास है, उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये आपके सिर्फ उस रात की नींद को नहीं बल्कि आपकी आगे वाली ज़िंदगी को भी खुशियों से भर देगी। तो क्वालिटी स्लीप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से हम टाइम को वेस्ट करते हैं, हम ना कहना नहीं जानते हैं। कब किन चीज़ों के लिए हमें हाँ कहना है, कब कौन सी चीज़ें हमें करनी है और कौन सी चीज़ों से हमें परहेज़ करना है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप हर चीज़ों के लिए हाँ कहते रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपके ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम हैं आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि उन कामों के लिए आप ज़्यादा टाइम दे पाएँ। तो जो चीज़ें ज़रूरी हैं आपको तो उन्हें करना है, लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी नहीं हैं आप हर चीज़ को हाँ करके अपने स्केड्यूल को ज़्यादा बोझल नहीं बना सकते। इसलिए किसी भी काम को एक्सेप्ट करने से पहले, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से पहले आपको सोचना है कि क्या वाकई ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, क्या आप ही इसको सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्या अगर आप ना कहेंगे तो ये इतना ज़्यादा गलत असर डालेगा कि इससे कोई दूसरा शख्स बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। क्या कोई दूसरा शख्स है जो बेहतर तरीके से इस काम को कर सकता है? क्या इस काम को सिर्फ़ और सिर्फ आप तकल्लुफ़ में यूं ही आप अपने ज़िम्मे तो नहीं ले रहे हैं? अगर ये सारे सवालात अब किसी भी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेने से पहले अगर आप पूछेंगे अपने आप से तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो इसलिए कोई भी अगर कहता है करने के लिए तो आप थोड़ा सा पॉज़ लीजिए
और बेहतर है कि आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए कि अच्छा मैं तो अभी मशगूल हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद में इस बारे में आपसे बात करूँगा। और फिर आपके पास में इतना वक्त हो जाएगा कि आप सही तरीके से सोच कर उसका जवाब दे सकते हैं। अगर आपने अपने आप को हर काम के लिए हाँ कहना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए कि और ज़्यादा ज़रूरी काम जो आपके कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आपकी अपनी ज़रूरत ज़िंदगी, आपके अपने मकसद से जुड़े हुए हैं, वो काम आप नहीं कर पाएंगे। और यही वजह होती है कि बहुत सारे लोग ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं। और जब उनके ज़िंदगी के आखिरी दिन होते हैं तो अफसोस करते हैं कि हमने अपने टाइम को उन जगहों पे गुजारा जहाँ पे नहीं गुजारना चाहिए था, और हमने वो चीज़ें मिस कर दी जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी थी। तो अगर आपने अपना विज़न, जो मैंने सबसे पहले कहा था कि विज़न आपके सामने अगर आपका क्लियर होगा तो आपका टाइम सही तरीके से गुजरेगा और आप उन्हीं चीज़ों के लिए हाँ कहेंगे जो आपके लिए ज़रूरी हैं, और आप चीज़ों को ना कहना शुरू कर देंगे जो आपके लिए गैर ज़रूरी है। एक बहुत बड़ी स्किल है लेकिन बहुत मुश्किल है। हर आदमी इसको आसानी के साथ में नहीं अपना सकता, क्योंकि शुरू में ये काम तो वाकई बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो दूसरे को अपने से ज़्यादा चाहते हैं, दूसरे को अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। उनके लिए तो वाकई ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अगर अपने विज़न को अपने सामने रखेंगे, अपने मकसद को अपने सामने रखेंगे, आपको क्या करना है इस लाइफ टाइम के अंदर उसको अपने सामने रखेंगे, तो फिर आप छोटी छोटी चीज़ों में अपने टाइम को नहीं ज़ाय करेंगे और बड़े मकसद को कभी भी अपने नज़रों से ना तो उछल होने देंगे और ना कभी कुछ ऐसा काम करेंगे जो आपके उस मकसद से अलाइंड नहीं हो, उनके तरफ आपको नहीं ले जा रहे हों। आप इन सारी चीज़ों को अगर सही तरीके से ध्यान में रखेंगे तो आप टाइम वेस्ट करना ख़त्म कर देंगे। अब हम बात करने वाले हैं कुछ अप्रोच के बारे में। टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड वो क्या अप्रोच हैं जिनको अगर हम अपनाएंगे तो हमारा टाइम इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ होगा। सबसे पहली अप्रोच का नाम हम देते हैं 80-20 रूल। हम सब जानते हैं कि पैरोटो जो इटालियन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक रूल ईजाद किया था 80-20 रूल, जिस 80-20 रूल के हिसाब से उन्होंने कहा कि हर चीज़ को अगर आप सही से देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 20% जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं 80% रोल अदा करते हैं। अगर आप इस तरीके से टाइम को देखेंगे कि वो 20% कौन से टास्क हैं, कौन से काम हैं जो 80% कंट्रीब्यूशन करते हैं आपके ज़िंदगी में, आप उन 20% कामों पे फोकस करें, उनको हर हाल में आप नज़रअंदाज नहीं करें। क्योंकि अगर उन 20% काम को आपने कर लिया तो आपके 80% रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे, और बाकी जो 80% काम हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ 20% कंट्रीब्यूशन करते हैं, आप उनको बाद के लिए रखें। अपनी एनर्जी को पहले उन 20% कामों को करने में सर्व करें जो 80% रिज़ल्ट देते हैं। अगर आप ऐसा शुरू करेंगे तो आप हर दिन कम से कम हर ज़रूरी चीज़ को कर पाएंगे और गिल्टी फील नहीं करेंगे कि आज हमने नहीं किया। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गिल्टी फीलिंग होती है जब हम ये सोचते हैं कि हमने अपने पूरे दिन तो गुजार लिए लेकिन कोई ख़ास काम नहीं किया। अगर आपको कुछ ख़ास काम करना है तो 20% काम को पहचानना होगा जो 80% रिज़ल्ट लेकर आते हैं। टाइम मैनेजमेंट में दूसरा अहम अप्रोच है पोमोडोरो टेक्निक का। पोमोडोरो टेक्निक क्या है कि आप अपने लिए 25 मिनट, 30 मिनट या 20 मिनट का टाइम ब्लॉक ऐसा रखें कि उसमें आप सिर्फ उस काम पे फोकस करना चाहते हैं जो काम आपके सामने हैं। आप सारे डिस्ट्रैक्शन को ब्लॉक कर दीजिए और 25 मिनट का अलार्म सेट कीजिए और 25 मिनट तक आप उसी काम को करते रहें। जैसे 25 मिनट के बाद में अलार्म आपका बजेगा, आप अपने आप को एक छोटा सा ब्रेक दें,
3 से लेके 5 मिनट का ब्रेक काफ़ी आइडियल होगा। आप कहेंगे कि अगर हमें 2 घंटे अगर प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ करने होंगे तो 2 घंटे में तो हमारे 25 मिनट तकरीबन या 20 मिनट हमारे ज़ाय हो जाएंगे। नहीं, आपके वो 20-25 मिनट ज़ाय नहीं होंगे, बल्कि उसके ज़रिए आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी कि आप फिर दोबारा से फोकस कर सकते हैं अपने काम के ऊपर। और उस 5 मिनट को भी आपको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है। सबसे पहले उस 5 मिनट में आप या तो थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, या अगर कोई अच्छी मोटिवेशनल चीज़ें सुनने की आदी हैं आप सुन सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ सकते हैं जो आपके काम से रिलेटेड नहीं हो। म्यूज़िक के शौकीन हैं तो आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। अगर किसी अपने दोस्त से, किसी अपने रिश्तेदार से बात करनी हो, बात कर सकते हैं। थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं। उस बीच में कुछ अगर आपके पास में ऐसी फैसिलिटी है कि छोटा सा 2 मिनट का कुछ ऐसा फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं, कर लीजिए। ये चीज़ें आपके एनर्जी को, फोकस को दोबारा बहाल करें। तीसरा अहम अप्रोच है आइज़नहावर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या है? चीज़ों को पहले आप समझते हैं कि कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं एंड कौन सी चीज़ें अर्जेंट हैं। आप मैट्रिक्स बना लेते हैं कि जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं क्या वाकई वो अर्जेंट हैं या अर्जेंट नहीं हैं। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट हैं आप पहले उन्हें करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। ये चीज़ें हो सकता है कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं लेकिन अभी करना ज़रूरी नहीं है। इनको स्केड्यूल करना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़, वो चीज़ अर्जेंट हो सकती है लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। जैसे किसी ऐसे आदमी का कॉल जो आपके उस वक्त आंसर उसी वक्त करना है लेकिन हो सकता है कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो। और चौथी चीज़ें जो ना तो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं ना अर्जेंट हो सकती हैं, ऐसी चीज़ों को डिलीट कर देना है। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट और अर्जेंट हैं उन्हें तो हर हाल में उसी टाइम पे करना है, लेकिन जो चीज़ें इम्पोर्टेंट तो हैं लेकिन अर्जेंट नहीं हैं उनके लिए आप स्केड्यूल करें। लेकिन जो चीज़ें अर्जेंट हैं और इम्पोर्टेंट नहीं हैं आप या तो किसी को आप डेलीगेट कर सकते हैं या फिर उसको आप पोस्टपोन कर सकते हैं। और जो चीज़ें ना तो इम्पोर्टेंट हैं और ना अर्जेंट हैं तो उन चीज़ों को आप कंप्लीटली डिलीट कर दीजिए। ऐसी चीज़ों से हमेशा अपने आप को बचाइए और अपने टाइम का सही तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। चौथा काफ़ी पॉपुलर मेथड है टाइम ब्लॉकिंग मेथड का। आप एक पेपर का शीट ले सकते हैं और उसमें एक तरफ एक टास्क लिखेंगे और दूसरी तरफ टाइम लिखेंगे कि फ़र्स्ट टास्क और फर्स्ट आवर में हमें क्या करना है। आप उसको चेंज भी कर सकते हैं कि फ़र्स्ट 9 to 10 हमें ये करना है, 11 to 12 हमें ये करना है, 1 to 2 हमें ये करना है। और इस तरीके से आप 1 आवर का ब्लॉक ले सकते हैं या 30 मिनट का ब्लॉक ले सकते हैं और इस तरीके से अपने लिए अपने आराम के लिए एक अहम टाइम भी निकाल सकते हैं और स्ट्रेटेजिक ब्रेक लेते रहेंगे इस बीच में। और कुछ ऐसा अनयूजुअल टाइम एस्टिमेशन अपने काम के लिए नहीं करेंगे कि उस टाइम पीरियड में आपका काम नहीं पूरा होने वाला होगा। और अगर आप नए हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि पहले आप अपने टाइम का लॉग रखना शुरू कर दीजिए। आप पहले देखिए कि आपका टाइम कहाँ पे जा रहा है। हर दिन अगर आपको शुरू करना चाहते हैं तो देखिए कि सुबह 6 से 8 तक आपने क्या किया, 8 से 10 तक आपने क्या किया, 12 से 2 तक आपने काम किया, यहाँ तक कि सोने के टाइम तक। और सोने से पहले आधे घंटे आप देखिए कि आपने क्या किया है। आपको पहले कुछ भी नहीं सोचना है कि आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। आपको पता लगाना है कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। अगर आप इस तरीके से लॉग रखना शुरू करेंगे, टाइम लॉग अपने 24 आवर का, अपने सोने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे और क्वालिटी टाइम को रखिए ताकि आप उसमें रिचार्ज होते हैं। तो ये सारे अप्रोच हैं। और भी ईट दैट फ्रॉग मेथड भी काफ़ी पॉपुलर है। ये ब्रायन ट्रेसी का मेथड है। उनके हिसाब से सबसे पहले हमें अपने काम को देख लेना है कि कौन से काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हमें शुरू उन कामों से करना है। और पहले अगर 1, 2, 3 काम अगर हमने अपने लिए कर लिया तो समझिए कि हमारा दिन अच्छा गुजर गया। और इसको
बिग रॉक के हिसाब से भी देखा जाता है कि आपके ज़िंदगी में जो ज़्यादा अहम काम है, सबसे पहले आप उनको डिसाइड कीजिए और उस दिन आपको क्या इम्पोर्टेंट है, आप उनको डिसाइड कर लीजिए। बड़े कामों को पहले कर लीजिए, छोटे कामों को बाद में करते जाएँगे, आपके पास टाइम निकलता जाएगा। तो ये सारे अप्रोचेज़ हैं, ये अप्रोचेज़ सब ज़रूरी नहीं हैं। आपके लिए कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कौन ज़्यादा एफ़िशिएंट है, अगर आप उनको समझेंगे और इस हिसाब से अपने टाइम को गुज़ारेंगे, तो आपका टाइम काफ़ी इफ़ेक्टिव और एफ़िशिएंट होगा। और अब हम बात करने वाले हैं कुछ टूल्स एंड एप्लीकेशन के बारे में, जिनको अगर हम यूटिलाइज़ करेंगे, तो हमारा टाइम काफ़ी इफ़ेक्टिव और एफ़िशिएंट हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं उन एप्लीकेशन के बारे में, जिनका अगर हम यूज़ करें, तो हम अपने टाइम को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो टूडूइस्ट बेहतरीन एप्लीकेशन है। आप अपने टास्क को, आप अपने काम को मैनेज कर सकते हैं टूडूइस्ट के ज़रिए। कैलेंडर, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हों, गूगल यूज़ करते हों या आईओएस यूज़ कर सकते हों, सबके कैलेंडर इतने अच्छे हैं कि आप किसी का भी यूज़ करके आप अपने प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं अपने टास्क को और अपने टास्क को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका नोटिफिकेशन को ब्लॉक करना। आप सारे नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर दीजिए जो आपके लिए गैर ज़रूरी है। अगर आप नोटिफिकेशन को ब्लॉक करते हैं और सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशन को ओपन करते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, यकीन मानिए ये आपके बहुत सारे टाइम को सेव करेगा। और जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, जो हमारा टाइम को सबसे ज़्यादा वेस्ट करता है, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये हमारे अपने सोचने के नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम वाक़ई सोशल मीडिया का यूटिलाइज़ेशन इस तरीके से करते हैं कि ये हमारे लिए एक टूल है और हम इसको एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं, तो सारे बिज़नेसेस सोशल मीडिया का यूज़ करके अपने बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं। सारे कोचेस एंड ट्रेनर सोशल मीडिया के ज़रिए अपने ट्रेनिंग को, अपने कोचिंग को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों तक सही मैसेज पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आप सोशल मीडिया का यूज़ यूटिलाइजेशन के लिए करते हैं, लर्निंग के लिए नहीं करते हैं, अर्निंग के लिए नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उन्हीं चीज़ों को देखिए जो आपके लिए ज़रूरी हो, उसी टाइम के लिए यूज़ कीजिए जो आपके लिए ज़्यादा मुनासिब हो, और उन कामों के लिए ही यूज़ कीजिए जिनके लिए आप यूज़ करना चाहते हों। इंटरटेनमेंट के लिए अगर सिर्फ़ आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप अपना बहुत कीमती टाइम खो रहे हैं। यहाँ टाइम का पता ही नहीं चलता है। हम 5 मिनट के लिए कोई साइट पे जाते हैं या 5 मिनट के लिए कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन ओपन करते हैं और हम घंटों तक देखते चले जाते हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन इस तरीके से किए जाते हैं कि एक के बाद दूसरी चीज़ें, दूसरे के बाद तीसरी चीज़ें, और इस तरीके से हमारा टाइम उनको देखने में ख़त्म हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपने लिए एक टाइम ब्लॉक रखिए कि हाँ, हमें इस टाइम में सोशल मीडिया को देखना है और बस उसी टाइम में हमें देख के बंद कर देना है। अगर आप पोस्ट करते हों, अगर आप उसको एज़ अ टूल यूज़ करते हैं, तब भी उसको कई तरीके अपनाकर इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर वक्त अगर आप पोस्ट करेंगे तो आप सही लोगों तक रीच नहीं कर पाएंगे, सही अंदाज में आप लोगों को रीच नहीं कर पाएंगे। मैं इसके बारे में एक पूरा बड़ा वीडियो इस पे बना के अपलोड करूँगा नेक्स्ट टाइम, और किसी टाइम में आप उसको देख सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया का यूज़ आपके अपने ऊपर है। आप उसको अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए एक बेहतरीन टूल है, लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो आपका टाइम सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे वेस्ट होगा। ट्रेलो, अगर टीम वर्क आप करते हैं तो ट्रेलो बेहतरीन आपके लिए एप्लीकेशन है। आप ट्रेलो के ज़रिए अपने टीम के काम को मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन इस तरीके से जो अपने टीम वर्क के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और अपना टाइम और उनका टाइम बचा सकते हैं। और कैलेंडर के बारे में, चाहे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक यूज़ करते हों या पेपर पे यूज़ कर सकते हों, कुछ भी
लेकिन अगर आप टाइम ब्लॉकिंग करते हैं और आपको पता है कि आप किस तरीके से किस टाइम पे कौन सा काम अंजाम देना चाहते हैं, तो इन टूल्स और टेक्निक का यूज़ करके आप अपने टाइम का अच्छा यूज़ कर सकते हैं, अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं बात करने चाह रहा हूँ एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट के बारे में कि हम हर वक्त सिर्फ टाइम को नहीं मैनेज करना, ज़्यादा हमारे लिए टाइम को मैनेज करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। बहुत जगह पे हमें अपनी एनर्जी को मैनेज करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि टाइम तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर उस टाइम में आप इस लायक नहीं रहें कि आप जो ज़रूरी काम है उसको करें और जितने एफिशिएंटली करना चाहिए आप उतना करें, तो फिर आपको टाइम मैनेज करने का क्या फ़ायदा। सबसे पहली चीज़ ये समझना चाहिए कि टाइम एक कंटेनर की तरह है। उस कंटेनर में आप क्या-क्या चीज़ें रख सकते हैं, आप रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं, लेकिन कौन ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप रखना चाहेंगे, ये अगर आप पहचान गए, तो आप सोचिए कि जिस टाइम पे जो चीज़ उसमें रखनी चाहिए, उसको रखने के लिए आपके पास एनर्जी है कि नहीं। तो हम नॉर्मली जानते हैं कि हमारे पास 4 तरह की एनर्जी होती है। एक फ़िज़िकल एनर्जी, वाक़ई फ़िज़िकली हम फिट हैं या नहीं। दूसरा इमोशनल एनर्जी, कि इमोशनली क्या हम इस तरीके से तो नहीं हैं कि हम हर वक़्त अपने आप को लो फ़ील कर रहे हैं। तीसरा मेंटल एनर्जी, हमारा ज़हन इस लायक है कि नहीं कि चीज़ों पे फ़ोकस कर पाए। और चौथा स्पिरिचुअल एनर्जी, हमें अपनी ज़िंदगी में हमारा मकसद और हमारा फ़ोकस मालूम है या नहीं। हम बात करते हैं थोड़ा-थोड़ा इन चारों एनर्जी के बारे में कि किस तरीके से हम इन एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से इन एनर्जी को सही तरीके से अपनाकर अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली और एफ़िशिएंटली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हम इस कॉन्सेप्ट पे क्यों बात करते हैं? क्योंकि सबको मालूम है कि यही 24 आवर है, लेकिन 24 आवर का यूटिलाइज़ेशन हम कैसे करना चाहते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 चीज़ें तो हम सब ज़िंदगी में जानते ही जानते हैं, हम कब पैदा हुए और एक ना एक दिन हमें मर जाना है। तो इस बी हमारे बर्थ एंड डी हमारे डेथ, इस बीच में जो टाइम आता है, वो हमारा सी होता है, हमारा कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम होता है और हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन होता है कि हम किस तरीके से उस कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम जो हमारे लिए मालूम नहीं है कि वो कितना दिन हो सकता है, 1 साल है, 10 साल है, 20 साल है, हमें पता नहीं है, लेकिन किस तरीके से हम उसको कंज़्यूम करते हैं, क्या उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं लोगों को ज़िंदगी में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये उसी वक़्त पॉसिबल है जब वाक़ई हम हर तरीके से एनर्जाइज़ हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम फिज़िकली अपने आप को किस तरीके से मेंटेन करें कि अपने टाइम का सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें एक्सरसाइज़ पे कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हम अगर अपने टाइम को इसलिए यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि हम फिज़िकली फ़िट रखें अपने आप को, तो फिर क्या फ़ायदा है हमारे टाइम का? वो टाइम पैसे कमाने के लिए खर्च हो या किसी और काम के लिए, अगर हमारे फिज़िक्स ही सही नहीं है, हम अपने बॉडी को ही सही तरीके से एक्सरसाइज़ के ज़रिए मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो हमारा टाइम किसी काम का नहीं है और कोई भी चीज़ इसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। हमें उसके लिए बेहतरीन टाइम अपने लिए इख्तियार करना चाहिए कि हम अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखें। दूसरी चीज़, हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो हमारे एनर्जी को बूस्ट करें, क्योंकि हम अगर अच्छी चॉइस के ज़रिए अच्छी फूड नहीं अख्तियार करते हैं अपने फ़िज़िकल एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, तो हम जल्दी अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगते हैं। ज़्यादा कैफ़ीन का यूज़, किसी भी तरह का ड्रिंक, जो एनर्जी ड्रिंक हो, अल्कोहल हो या किसी भी तरीके का शुगरी सोडा हो, अगर आप इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए तो आप चार्ज हो जाते हैं, लेकिन आप अपने सेहत को, अपनी एनर्जी को हमेशा के लिए कमज़ोर कर रहे हैं। क्वालिटी स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपने स्लीप को हम डिटेल में बात कर चुके हैं पहले कि हम अपने स्लीप के ज़रिए अच्छे सोने के लिए किस तरीके से अपने आप को तैयार करें कि हम बेहतरीन तरीके से सो सकें। ये एक अहम इम्पोर्टेंट है। और चौथा स्ट्रैटेजिक ब्रेक,
ब्रेक लेने को बहुत सारे लोग ही समझते हैं कि इससे टाइम वेस्ट होता है। नहीं मेरे दोस्तों, अगर स्ट्रेटेजिक ब्रेक आप लेते रहते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी एनर्जी को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, इमोशनल एनर्जी। इमोशनल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसलिए लोग इसमें नाकाम हो जाते हैं कि वो अपने इमोशन को सही तरीके से रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी काबिलियत है, बहुत बड़ा स्किल है कि हम अपने इमोशन को किस तरीके से मैनेज करें। अगर आप इमोशन को अच्छी तरीके से नहीं मैनेज कर पाएंगे तो हर वक्त अपनी खुशी आप दूसरे के हवाले कर देंगे और दूसरे के किसी एक्शन के ज़रिए, दूसरे के किसी रिएक्शन के ज़रिए, दूसरे के किसी हरकत के ज़रिए आप हमेशा तकलीफ में महसूस करते रहेंगे। दूसरे सबको इम्पोर्टेंस दीजिए, लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर अपने आप को आप इम्पोर्टेंस नहीं देंगे फिर कौन आपकी इज्जत करेगा, कौन आपकी कदर करेगा, कौन आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझेगा। आप सबको अहम समझिए, सबकी कदर कीजिए, लेकिन सबसे पहले आप अपनी कदर कीजिए ताकि लोग आपके टाइम को, आपकी एनर्जी को, आपकी इमोशन की कदर करना शुरू करें। और ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने इमोशन को किस तरीके से रेगुलेट करते हैं। किसी की किसी बात से नाराज़ हो जाना थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सही है। किसी की किसी बात से तकलीफ़ हो जाना थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल नेचुरल है। किसी वक्त आपको रो लेना नेचुरल है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर अपने आप को उन्हें जज्बात में उलझा कर रखेंगे, उन्हीं चीज़ों में उलझा के रखेंगे तो आपका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होता रहेगा और आप वो काम नहीं कर पाएंगे जो आपको करना चाहिए। लोग उसी वक्त तक आपकी इज्जत करेंगे जब आप अपने टाइम की खुद इज्जत करते हैं, अपनी खुद इज्जत करते हैं, अपने इमोशन और जज्बात की इज्जत करते हैं। उन लोगों को क्या इज्जत करना जो आपके जज्बात को नहीं समझते हैं, जो आपके जज्बात की इज्जत नहीं करते हैं। अच्छा है, आप जितना इज्जत उनको दे सकते हैं दीजिए, लेकिन अपनी खुशियों को किसी और के रहमो करम पे कभी भी मत रखिए। इस तरीके से आप हमेशा लो फील करेंगे, अपने आप को हमेशा कमतर फील करेंगे। अपनी कदर खुद कीजिए। अपने इमोशन को अपने तौर पे इस्तेमाल करना आपकी पर्सनल ज़िम्मेदारी है, किसी और की नहीं। इस बड़ी ज़िम्मेदारी का हकदार बहुत कम लोग होते हैं और बेहतर है कि आप इसकी ज़िम्मेदारी खुद उठाएं और अपने जज्बात और एनर्जी का खुद एहतराम करें और इस तरीके से अपना टाइम और अपना कीमती वक्त बचा पाएंगे। मेंटल एनर्जी इंपॉर्टेंट है और मेंटल एनर्जी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आप अपने आप को कितना ज़्यादा किसी काम के ऊपर फोकस्ड रख पाते हैं। और ये शुरू में अगर आप इसके आदी नहीं हैं तो बहुत मुश्किल होगा। हर तरीके से डिस्ट्रैक्शन आपके पास आते रहेंगे। आपका काम है कि उनको जितना हद तक हो सके आप उन्हें ब्लॉक करें और अपने फोकस को इंक्रीज़ करते रहें। फोकस के बारे में सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये एक तरीके की स्किल है। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं फोकस का, वो पहले दिनों से इतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते करते वो इतने अच्छे हो गए हैं कि आप दुनिया के बेहतरीन फोकस्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर यही प्रैक्टिस आप शुरू कर देंगे तो कल नहीं, चंद महीनों में आप खुद भी अपने कंसंट्रेशन को, अपने फोकस को, अपने मेंटल एनर्जी को उन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उन खानों को आप मत खाइए जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, आपको मेंटली थोड़ी देर के लिए तो खुशी फराहम कर देते हैं, लेकिन उनके खाने के बाद में आपका मेंटल एनर्जी डिस्टर्ब रहता है। आप खुद से देखिए, उन लोगों से परहेज़ कीजिए जो आपके फोकस को डिस्टर्ब करते हैं। उन वीडियोस से, उन सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखिए जो आपको डिस्टर्ब करते हैं। और चौथा एनर्जी आपका स्पिरिचुअल एनर्जी है। आपको पता होना चाहिए कि ज़िंदगी में आप क्यों आए हैं, क्या पर्पस है। अगर अपने पर्पस को सही तरीके से समझेंगे, अपने मकसद को सही तरीके से समझेंगे, और जो मैंने पहली चीज़ बताई थी कि अपने विज़न को सही तरीके से आप समझेंगे, तो फिर आप अपने टाइम का सही तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। इन एनर्जी को मैनेज करके आप अपने टाइम का इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो गया और आप सारी चीज़ों को गौर से अगर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे हर दिन को
बेहतर से बेहतर बना सकती हैं। मेरे ख्याल से आप इसका अच्छा यूज़ करेंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस मैसेज को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय।